नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज है विद मास्टर जी में। आज हम जो लास्ट ईयर 2021 में 3 जनवरी को स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी एग्ज़ाम की साइकोलॉजी वाला पोर्शन कवर करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है और जितने भी ऑप्शन है उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि जो इसमें क्वेश्चन आए हैं अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है या फिर उससे रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाएंगे। तो किस तरह से आपको कोई पिछला एग्ज़ाम कवर करना चाहिए, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, वो भी आप साथ में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया इसमें कि निम्न में से क्या प्राथमिक जो पुनर्बलन है उसके रूप में प्रयोग हो सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राथमिक पुनर्बलन है वो होता क्या है। प्राथमिक और द्वितीय जो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं रीइंफोर्स, उनके बारे में। जो प्राइमरी होते हैं उसमें जैसे कि हमारा पानी, भोजन, शेल्टर, सेक्स और इसके अलावा हमारी जो हैप्पीनेस, खुशी, वो सब क्या है प्राइमरी इन्फोर्सर में आते हैं। यानी कि जो बायोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं प्राइमरी इन्फोर्सर में। तो इसमें क्या भोजन क्या है, एक प्राइमरी इन्फोर्सर है, प्राथमिक पुनर्बलन। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, बिस्कुट भी क्या है, एक भोजन है, तो ये क्या है प्राथमिक पुनर्बलन। खाली ऑप्शन से नहीं करना कि बिस्कुट देखा बिस्कुट लगा दिया एक इन्फोर्सर है, ये पता होना चाहिए कि बिस्कुट क्यों है। तभी आप जब नेक्स्ट एग्जाम दोगे और उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तभी आप उनको कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये बिस्कुट है यहाँ पे, ये प्रशंसा, बहुत अच्छा कहना, ये इस तरह क्या है, ये सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर हमारा सेकंड पर्सन आता है, स्कैप होल्डिंग की संकल्पना दी गई है। यानी कि किसके द्वारा स्कैप होल्डिंग की ये संकल्पना दी गई। सबसे पहले देखते हैं कि स्कैप होल्डिंग होता क्या है। स्कैप होल्डिंग किसे कहते हैं। स्कैप होल्डिंग ये होता है कि जब कोई बच्चा अगर किसी समस्या को, किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उससे वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, और यदि उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो बच्चा अपने टीचर्स की या माता पिता की या अपने बड़े भाई की या अपने दोस्त जो उससे उम्र में बड़े हैं उनकी सहायता लेकर उसको सोल्व करता है, तो उसको बोलते हैं स्कैप होल्डिंग। स्कैप होल्डिंग का हिंदी में मतलब होता है सहारा देना। क्या होता है, सहारा देना। और इसमें क्या है, इसके अंदर स्कैप होल्डिंग में ये दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, स्कैप होल्डिंग दिया गया था हमारा लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। और लेव वाइगोत्स्की ने इसके अलावा एक, ये कौन से सिद्धांत के तहत इसको स्कैप होल्डिंग को उसने प्रस्तुत किया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत। किसको, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके साथ साथ इसी में उसने किया दिया था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी। जेडपीडी का वर्णन भी इसी में किया गया है, जिसको बोलते हैं निकट विकास का क्षेत्र। तो जेडपीडी के बारे में अगले एक आगे क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे क्या होता है ये जेडपीडी। तो आप स्कैप होल्डिंग समझ गए होंगे। और ये दिया किसने था, वाइगोत्स्की के द्वारा। स्कैप होल्डिंग क्या होता है, सहारा देना। यानी कि जब कोई बच्चा किसी बड़े की सहायता लेकर, चाहे वो दोस्त हो, टीचर हो, माता पिता हो, भाई हो, जब किसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, उसके मार्गदर्शन में सोल्व करता है, तो उसको बोलते हैं स्कैप होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शंस ऑफ साइकोलॉजिकल एंड पेडागोजी। इसमें क्या आता है, इसमें आएगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। सकारात्मक मनोविज्ञान इसमें नहीं हो सकता। सकारात्मकता की कोई भाव ही नहीं है। अगर कोई ये चीज़ें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसमें सकारात्मक क्या, कुछ भी नहीं है। औद्योगिक जो मनोविज्ञान होता है इसमें फाइनेंशियल चीज़ों की बात की जाती है, बट इसमें कोई फाइनेंशियल बात नहीं की गई स्टेटमेंट में, तो इसलिए औद्योगिक मनोविज्ञान नहीं हो सकता। संगठनात्मक मनोविज्ञान का ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की बात नहीं की गई है, तो एक ही बचता हमारा जो हम हमेशा पढ़ते हैं अपने इसमें, यह है शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी। ऑटिज्म की सबसे पहले व्याख्या जो की गई थी वो की गई थी कैनर के द्वारा। कैनर के द्वारा ये इसकी वर्णन किया गया था और 1943 में इसका वर्णन किया गया था। और कैनर क्या थे, यूएसए के अंदर एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले ही इसकी व्याख्या की थी, ऑटिज्म की बात की थी, इसका वर्णन किया था। अभी ये जानते हैं कि ऑटिज्म होता क्या है।
ऑटिज्म जो है एक तरह की मानसिक बीमारी है, और जिस बच्चे को ये मानसिक बीमारी होती है, ऑटिज्म होता है, वो दूसरों के साथ, समाज के दूसरे वर्ग के साथ या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपने संबंध है जो अच्छे से नहीं बना पाता, अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो दूसरों के साथ अच्छे से नहीं कर पाता। तो ये एक मानसिक डिजीज़ है जिसको ऑटिज्म कहा गया है। तो ये किसके द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी? सबसे पहले कैनर के द्वारा, कैनर ने इसकी व्याख्या की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे याद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। डिस्ग्राफिया क्या है? एक डिजीज है डिस्ग्राफिया। और डिस्ग्राफिया किस तरह की डिजीज है ये हमें बताना है। अभी वैसे डिस्ग्राफिया जो होती है, एक राइटिंग जो प्रॉब्लम होती है, बच्चों को लिखने में जो प्रॉब्लम होती है, वो जो बीमारी होती है वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती है। बट यहाँ पे राइटिंग की कोई हमें दिया नहीं है ऑप्शन। तो ये एक मानसिक बीमारी होती है। पहले हमारे मानसिक जो दिमाग की बीमारी होती है उसमें असंतुलन होने के कारण ये जो राइटिंग वाली प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया की जो प्रॉब्लम है, ये पैदा होती है। और इसमें बच्चा ना ठीक से, जैसे पेन पकड़ता है तो पेन ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है, या वर्ड्स हैं जो लिखने की कोशिश कर रहा है वो नहीं लिख पा रहा है, या जो अपर केस होता है, लोअर केस होते हैं लेटर्स के, जो फर्स्ट जो लेटर लिखते हैं हम, कोई बड़ा पहले लिखते हैं या छोटा लिखते हैं, उसमें भी वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, जिस बच्चे को ये डिस्ग्राफिया नामक बीमारी होती है। तो इसलिए किसके कारण है? मानसिक मंदता के कारण। मेंटल जो रिटार्डेशन बच्चे हैं उनके अंदर ये डिस्ग्राफिया नामक बीमारी पाई जाती है। अगर आप कहेंगे तो जो बीमारियां हैं मेनली हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मुश्किल से 5, 7, 10 बीमारियां हैं, उसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता था। आपको कहेंगे तो स्पेशल आपके लिए 5, 7, 10 मिनट की जो वीडियो होगी मैं आपको ये डिजीज से रिलेटेड प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो, अगर आपको चाहिए होगी तो आप बता दीजिएगा, अगर आपको ये उससे रिलेटेड चाहिए तो। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपका, बीमारियों से रिलेटेड पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? विच साइडल्स ऑफ द रीइंफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव? उसमें कौन सा आएगा? सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन क्या होता है? जब हम कंटिन्यू किसी बच्चे को ये शाबाशी दे रहे हैं, जब भी कोई बच्चा कोई अच्छा काम करता है ना, उसको अगर हम प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको या खाने के लिए कुछ चीज़ें दे दी, चॉकलेट दे दी, बिस्किट दे दिया, वो सब क्या है? पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। तो जो सतत का मतलब होता है लगातार। बच्चा जितनी बार किसी क्रिया को सही करेगा उतनी बार अगर उसको पुनर्बलन मिले, यानी कि उसकी तारीफ हो, उसको शाबाशी मिले, तो वो सभी क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है बच्चे के सीखने पर। तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है सतत पुनर्बलन करता है। अभी ये चर पुनर्बलन, स्थिर और स्थिर अनुपात क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें हम फिक्स्ड रेशियो क्या होता है? यानी स्थिर अंतराल। यदि कोई बच्चा कोई मान के चलो मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, और उसने मैथ के क्वेश्चन लगातार सोल्व करता जा रहा है, और हम उसको हर 3 क्वेश्चन सोल्व करने पर उसको शाबाशी देते हैं या फिर उसको इनाम के रूप में बिस्कुट दे रहे हैं, तो वो सब क्या है? एक हर 3 क्वेश्चन के बाद अगर दे रहे हैं तो वो है फिक्स्ड इंटरवल, यानी स्थिर अंतराल। दूसरा, इसके बाद आता है वेरिएबल, ये फिक्स्ड इंटरवल होगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, सॉरी ये फिक्स्ड इंटरवल नहीं, फिक्स्ड रेशियो के अंतर्गत आता है, माफ़ कीजिएगा। तो ये क्या आएगा? फिक्स्ड रेशियो के वेरिएबल रेशियो के अंतर्गत अलग है, और ये फिक्स्ड रेशियो। ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड रेशियो में क्या है? जब हम एक कंटिन्यू किसी टाइम के बाद, यानी कि हर 3 क्वेश्चन करने के बाद अगर व्यक्ति को पुनर्बलन दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, वो फिक्स्ड रेशियो के अंतर्गत आता है। वो 3 नहीं है, 3 के अलावा 5 भी हो सकता है, 10 क्वेश्चन करने के बाद भी हो सकता है। और यदि वेरिएबल रेशियो में क्या है? यानी कि हमें ये नहीं है कि हर 3 क्वेश्चन के बाद ही देना है। अगर हम कभी उसको 2 क्वेश्चन के बाद हमने शाबाशी दी, कभी 5 क्वेश्चन के बाद दी, कभी 7 क्वेश्चन करने के बाद दी, इस तरह से जब हमें कोई निश्चित फिक्स नहीं है, तो इस तरह का जो उसको वेरिएबल यानी कि जो रीइंफोर्समेंट मिलता है उसको बोलते, वो आता है वेरिएबल रेशियो के अंतर्गत। अब इसके बाद आता है जो फिक्स्ड इंटरवल, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात नहीं होती, यानी कि 3 क्वेश्चन के बाद दिया या 5 क्वेश्चन के बाद दिया। इसमें बात होती है टाइम की, कि जब हम एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद उसको पुनर्बलन देते हैं, यानी कि अगर वो क्वेश्चन किए जा रहा है मैथ के, तो हम हर 5 मिनट के बाद दे रहे हैं, हर 10 मिनट के बाद दे रहे हैं, लेकिन जो
फिक्स ये टाइम इंटरवल होगा फिक्स रहेगा। इसमें चाहे वो 5 मिनट में वो 50 क्वेश्चन करे, 5 क्वेश्चन करे, 1 क्वेश्चन करे, वो मैटर नहीं करता। यहाँ बात करते हैं टाइम की। जब एक फिक्स टाइम के बाद अगर उसको प्रशंसा मिल रही है, शाबाशी मिल रही है, कोई चॉकलेट मिल रही है, तो वो फिक्स इंटरवल के अंतर्गत आता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो ये याद रखिएगा इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो मैं आपको दोबारा एक बार से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या कि फिक्स्ड रेशो, यानी कि अगर हम कोई बच्चा क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहा है और हर 3 क्वेश्चन के बाद या प्रत्येक 5 क्वेश्चन के बाद हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो फिक्स्ड रेशो के अंतर्गत आएगा। और वेरिएबल रेशो में यानी कि हमें कोई फिक्स नहीं, जब हमारा मन करेगा तब हम उसको रिइंफोर्समेंट देंगे, उसको शाबाशी देंगे, चाहे वो 5 क्वेश्चन के बाद मन करे, 10 क्वेश्चन के बाद करे, 15 क्वेश्चन के बाद मन करे, तो वो होता है वेरिएबल रेशियो के अंतर्गत। और फिक्स्ड इंटरवल यानी कि बच्चा काम कर रहा है और काम करते करते हर 5 मिनट के बाद अगर वो सही अच्छे से काम कर रहा है और हर 5 मिनट के बाद हम उसको जाके बोलें भाई बहुत अच्छे काम कर रहे हो, या फिर एक जाके चॉकलेट दे देते हैं, तो वो क्या है हमारा फिक्स्ड इंटरवल के बाद आता है। तो क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? किसने माना भाई? ये 7वां क्वेश्चन कहता है कि किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना, यानी कि ये था जॉन लॉक। इसमें जॉन लॉक के द्वारा ये माना गया था कि जो बच्चे हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उनका दिमाग क्या है, एक कोरी स्लेट की तरह होता है, यानी कि उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली दिमाग होता है, हम उसमें जाए जो चाहें उसमें भर सकते हैं। और इसी के कारण उसने कहा था कि एक जो बच्चा जब समाज के अंदर आकर एक पर्यावरण के साथ, अपने वातावरण के साथ इंटरेक्शन करता है और लोगों को देखता है और उनके जो भी आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं, उनको सुनता है, समझता है, तो वैसे ही विचार, वही व्यवहार उस बच्चे के अंदर आ जाता है, उसके दिमाग में चला जाता है। तो इस तरह जो बच्चे की वो जो कोरी स्लेट थी, वो उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करता है जो अपने आसपास के वातावरण में बच्चा देखता है। तो ये किसका कहना था? जॉन लॉक का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको ऐसे के ऐसे याद करने पड़ेंगे, लेकिन जो समझाने लायक हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा, ऑप्शन के हिसाब से समझाता चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं कि 8वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? मनोविश्लेषणात्मक जो विधि होती है, साइको एनालिटिक मेथड, जो ये इसके फादर कौन है? सिगमंड फ्राइड। कौन है इसके? फ्राइड। इसके फादर कहा जाता है सिगमंड फ्राइड को। और इसमें इसका जो मनोविश्लेषणात्मक विधि का जो मापन नहीं करता वो हमारा साक्षात्कार। इसमें साफ साफ इसमें फ्राइड जी ने बता रखा है कि अगर मानव के व्यवहार को समझना है तो सबसे पहले हमें हमारा जो माइंड है, उसका अनकॉन्शियस माइंड है जो, उसको समझना पड़ेगा। और उसके तहत जो इसने व्यक्तित्व मापन की जो विधि बताई थी, उसमें कौन कौन सी विधियों को वर्णन किया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा? उसमें थी हमारा, हम कह सकते हैं कि एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स आता है, स्लिप ऑफ द टंग आता है, वर्ड्स एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन, न्यूरोसिस, साइकोसिस, वर्क ऑफ आर्ट एंड रिचुअल्स, ये सभी क्या है? फ्राइड जी के द्वारा बताए गए थे व्यक्तित्व मापन के लिए। अब इनमें से कौन सा नहीं है? इंटरव्यू, साक्षात्कार हमारा इसमें नहीं आता। तो ये सभी याद कर लीजिएगा। अगर मैं भी ये ऑप्शन के बजाय इसमें से कुछ ऑप्शन चेंज कर दे तो उसका ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान पर किया गया कोहलर का जो अनुबंध था, जो अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? यानी कि इधर देख लेते हैं, कोहलर्स रिसर्च विद सुल्तान स्पोर्ट्स विद थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। इसमें क्या है? इसमें जो सुल्तान नाम दिया गया है ये एक चिंपैंजी का था। तो जो ये किया गया था कोहलर के द्वारा, एक चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसी को अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत बोलते हैं, इनसाइट थ्योरी बोलते हैं साथ में, या फिर इसको हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोल सकते हैं। गेस्टाल्ट, इसको गेस्टाल्ट थ्योरी भी कह सकते हैं। या तो अंतर्दृष्टि अधिगम कह दे या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी कह दे, बात एक ही है। जो आपको ऑप्शन में मिले उसी के हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं। तो ये किस पे किया गया था? एक चिंपैंजी पे किया गया था, जो सुल्तान नाम का, उसका नाम सुल्तान रखा गया था। तो इसमें अगर मैं बताऊं कि इसमें क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, तो ये वीडियो 30 क्वेश्चन में ही बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक एक्सपेरिमेंट बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको स्पेशल इनके जो एक्सपेरिमेंट रिलेटेड हैं या फिर कुछ जो टॉपिक आप करना चाहते हैं आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उनके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंडूरा किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, यानी कि सोशल लर्निंग के लिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत बंडूरा ने कहा था कि हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हैं और हम उस वातावरण से केवल यह नहीं सीखते कि एक काम को कैसे करते हैं, बल्कि ये भी सीखते हैं कि उस काम का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम उससे सीखते हैं। और सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है इसमें जो बंडूरा जी ने सबसे महत्वपूर्ण माना है, किसको माना है? प्रतिमान यानी कि मॉडल्स को सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसमें महत्वपूर्ण स्थान किसे दिया गया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत में? तो मॉडल्स को दिया गया है, यानी प्रतिमानों को दिया गया है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इसके साथ खाली बंडूरा नहीं थे सामाजिक अधिगम सिद्धांत में, इसके साथ में वॉटसन भी थे। वॉटसन भी इसके साथ में काम कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कैसे? क्योंकि जो ये मुखावस्था है, गुप्तावस्था है और गुदावस्था है, ये सभी इसके हमारे फ्राइड के ने इनके बारे में बता रखा है। इनके साथ साथ जैसे कि जो हमारी ओरल स्टेज है ये 0 से 1 साल के बीच होती है, ये वाली 0 से 1 साल के बीच होती है। इसके साथ एनल स्टेज 2 से 3 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए है, और जो फैलिक स्टेज होते हैं लैंगिक अवस्था वो 3 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए इसका वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ लेटेंसी स्टेज भी होती है, जेनिटल स्टेज भी होती है, इन सब के बारे में फ्राइड ने बताया। लेकिन जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये किसने दिया था? जीन पियाजे जी के। उसने जो 4 अवस्थाएं दी थी उनमें एक थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 12वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि एक बच्चा कहता कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्न में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी इसका वर्णन किया किसने दिया था? जीन पियाजे जी ने। इसमें जो 4 अवस्था बताई थी तो उसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत 2 चीज़ों का वर्णन किया जाता है। एक तो होता है ईगोसेंट्रिज्म और एक होता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का अर्थ होता है जीववाद, यानी कि वो प्रत्येक वस्तु को, निर्जीव वस्तु को भी बच्चा सजीव मानता है। यानी कि अगर आप किसी दीवार को भी डंडे से मारते हो तो बच्चा उस स्टेज में क्या कहेगा कि आप इसे मत मारो क्योंकि दीवार को दर्द हो रहा है। तो वो क्या है? एनिमिज्म बोलते हैं उसको, जीववाद बोलते हैं, जब एक बच्चा निर्जीव चीज़ों को सजीव मानता है। और ईगोसेंट्रिज्म क्या है? आत्म केंद्रित। इसमें ये आता है कि बच्चा खुद में ही ये मानता है कि वो जो कर रहा है, जो भी वो बोल रहा है वो सब सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका हो जाएगा एनिमिज्म यानी जीववाद। अभी बताया जीववाद होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ब्रोनफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। जो ब्रोनफेन ब्रेनर जी थे उन्होंने 5 रूपों में अपने जो सिद्धांत दिया था उसको 5 भागों में डिवाइड किया था। माइक्रो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो, और इसके साथ साथ 5वां जो हमारा भाग था मीजो। मीजो यानी मध्य मंडल। ये 5 उसमें भाग बताए थे। लेकिन लघु मंडल में क्या है? जो व्यक्ति का जो परिवार है, साथी सहयोगी होते हैं, अध्यापक होते हैं, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो सभी आते हैं सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत यानी माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो सिस्टम। अभी अगर जब बात करें बाकी की, जो एक्सो सिस्टम होता है, एक्सो सिस्टम में बच्चा स्वयं नहीं होता। बच्चा स्वयं नहीं होता इसमें कौन होते हैं फिर? अगर बच्चा खुद नहीं होता है, इसमें आते हैं जो माँ बाप जहाँ पे कार्य करता है वो कार्यस्थल, जहाँ भी जो भी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जैसे हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज वगैरह, वो स्कूल होता है, कॉलेज होता है, मंदिर, मस्जिद, ये सभी क्या आते हैं? एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगर फिर उसके बाद करें मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है? मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत वो संस्कृति आती है जिसके अंतर्गत बच्चा रह रहा है। उस संस्कृति की जो मूल प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज होती है, सामाजिक आर्थिक स्तर होता है, वो सभी आती है मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत। और फिर इसके बाद अगर बात करें हम
क्रोनो सिस्टम की, तो इसमें जो क्रोनो सिस्टम का मतलब होता है समय तंत्र कह सकते हैं, या फिर एक इसको बोलते हैं घटना मंडल। घटना मंडल में व्यक्ति के जो जीवन क्रम की घटनाएं होती हैं, पूरे जीवन की जो घटनाएं होती हैं, और उस काल की जो सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थिति आती हैं, वो सभी आती हैं क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म, पहला सूक्ष्म तंत्र के माइक्रो सिस्टम यानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्न में से कौन सी संलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ टेक ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। ऑटिस्टिक यानी कि वो बच्चे जो ऑटिज्म से ग्रस्त हैं। ऑटिज्म पहले आपको बताया था कि बीमारी होती है, और उसमें बच्चा क्या है, एक मानसिक उसका जो बीमारी रहती है, जिसके तहत वो और लोगों के साथ अपने संबंध अच्छे से नहीं बना पाता है, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपने विचारों को दूसरों को समझा नहीं पाता है, तो होता है। और तो उसके लिए एक शिक्षण की विधि, कौन सी अच्छी शिक्षण की विधि है, उसके लिए हम ये कहेंगे PECS। अब ये PECS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। लिख लीजिएगा, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये एक मेथड है जिसमें ऑटिज्म की जो बीमारी है उनके लिए बच्चों को इस विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। तो जो ब्रेल हैं, ये तो आप पता है, जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए होता है। टेलर फ्रेम, ये भी एक अलग बच्चों के लिए यूज की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा PECS, राइट आंसर जो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 कहता है कि एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा है, कि क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 3 से 5, 3 से 6 वर्ष की एज में होते हैं, तो या 5 से 7, 8, 10 एज की में होते हैं, तो उसमें एज में क्या है बच्चे का, कि जो एक लड़की होगी अगर, तो वो अपने पिता के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, उसके साथ ज़्यादा घुले मिलेगी, उससे ज़्यादा खुश रहेगी उनके साथ में। और अगर लड़का होगा तो अपनी माँ के साथ ज़्यादा खुश रहता है, उनके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो फ्रायड ने जो एक बालिका जब पिता के प्रति अट्रैक्ट होती है, उसे क्या कहा है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि। और जब एक लड़का अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होता है, अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं ओडिपस ग्रंथि, यानी ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब लड़का अट्रैक्ट होता है अपनी माँ के प्रति, तो ओडिपस बोला जाता है, और जब लड़की अपने पिता के प्रति अट्रैक्ट होगी, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेत से है, यानी कि इसमें से कौन सा है जिससे बच्चे के जो उत्तर को सही देने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यानी कि एक उस अवस्था को बोलते हैं जब बच्चा बहुत ही एक्टिव होकर बैठता है, कंसंट्रेशन के साथ बैठता है, और जैसे ही एक टीचर क्वेश्चन बोलता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके झट से उसका आंसर देने का, जब अगर उसको उत्तर दे देता है। यानी कि ये लगा के चलो आप कि अगर जैसे प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा कॉन्सेंट्रेट होकर कोई काम कर रहा है, फोकस करके काम कर रहा है, तो उसके चांसेस क्या है, ज़्यादा है कोई भी आंसर देने के, किसी चीज़ को समझने के। तो इसका आंसर रहेगा प्रॉम्प्ट। दूसरे की बात करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन। ये होता क्या है, इसमें क्या है, ये ग्रुप मेथड होता है, ग्रुप में बच्चे इसमें सीखते हैं, और इसमें होता है जो नंबर ऑफ आइडियाज़, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बच्चे के पास, बहुत सारे विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उन सब को लेकर किसी चीज़ को सोल्व किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये ग्रुप में होने वाला है कि एक जैसे कि कुछ बच्चों का ग्रुप है, और सबको ये बोला जाता है कि भाई तुम अपने अपने तरीके से सोचो कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबके, अगर हर व्यक्ति सोच रहा है तो हर व्यक्ति के अपना अलग आइडियाज़ होगा, अलग तरीके से सोचेगा, तो वो सब विचारों को एक साथ लेके, और फिर उनको जो उनमें से बेस्ट रहेगा वो तरीका लेके फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, प्रॉम्प्ट इसका आंसर रहेगा। सलाह लेके तो हम किसी चीज़ को कर ही नहीं सकते, तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मॉडलिंग आधारित है। मॉडलिंग, अभी जो हमने ऊपर वर्णन किया था, इसमें आता हमारा जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत आता है, इसका ये आंसर रहेगा। मॉडलिंग किस पर आधारित है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पर है। जो सामाजिक हमने सिद्धांत पढ़ा था ऊपर एक क्वेश्चन में, जो कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लेव वाइगोत्स्की जी ने
जो प्रतिमांश है, मॉडल्स है, उनकी महत्वपूर्ण को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है बच्चे के सीखने में। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा गया है कि जो मॉडल्स हैं वो किस पर आधारित हैं, किस में कौन से उसमें कॉन्सेप्ट में मॉडल्स की भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है। तो वो है सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि जो कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेपिंग की संकल्पना दी गई है, किस में दी गई है और किसके द्वारा दी गई है। ये दी गई हमारी स्किनर के द्वारा। स्किनर ने शेपिंग की संकल्पना दी है। ये कब दी है? जो सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत था उसके तहत हमारा ये इसका वर्णन किया गया है, सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत के तहत। और इसमें क्या बताया गया था, इसमें ये शेपिंग का अर्थ होता है एक बच्चे के व्यवहार को इस तरह से शेप देना जिस तरह से हम चाहते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हम मान लो कि एक टीचर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बचपन से स्कूल टाइम से ही उसको इस तरह से पुनर्बलन देंगे, इस तरह के पुनर्बलन देंगे कि वो बच्चा धीरे धीरे टीचिंग लाइन की तरफ मुड़ता चला जाएगा। और जब उसके व्यवहार में वो इस तरह का परिवर्तन होगा तो उसको बोलेंगे व्यवहार का उसको शेप देना, यानी कि शेपिंग ऑफ बिहेवियर। तो ये शेपिंग की संकल्पना दी गई है स्किनर के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। इसमें दो चीज़ों का वर्णन किया जाता है पियाजे जी के द्वारा, एक तो एसिमिलेशन आत्मसातकरण और दूसरा समंजन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा समंजन, यानी कि एक्मोडेशन। आत्मसातकरण वो होता है जब बच्चा कोई भी चीज़ हमने सीखी, अभी जो चीज़ सीख रहे हैं, और उसके जो सीखते समय अगर हमारा पुराना ज्ञान है जो हमने पहले सीखा वो काम आए, यानी कि पुराने ज्ञान के आधार पर हम नई चीज़ें सीखते हैं, तो वो होता है हमारा आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। और जब हम नया ज्ञान सीखने के लिए पुराने ज्ञान में परिवर्तन करते हैं तो उसको बोलते हैं समंजन, सुधार करते हैं पुराने ज्ञान में, तो वो समंजन कहलाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा समंजन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले दिया गया था जीन पियाजे जी के द्वारा। इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि ये एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि किसने पहले दिया था। तो सीधी सी बात है, ये तो पियाजे जी के द्वारा सबसे पहले नैतिक विकास के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप इन सब के बारे में, अभी तो 4 को एग्ज़ाम है और उससे पहले इतने सारे टॉपिक अगर आप कवर करने की सोचोगे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको टीचिंग की तैयारी करनी है तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, प्रत्येक टॉपिक पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे गए कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का वह स्थानांतरण क्या कहलाता है। यानी कि हमने कुछ चीज़ें पहले सीख रखी हैं और फिर जब नई चीज़ें सीखने की हम कोशिश करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने जो पहले चीज़ें सीखी थी वो कुछ डिफरेंट थी, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी कि जो अगर पहले का ज्ञान हमें बाधा पहुंचाता है नया सीखने में तो वो होता है हमारा नकारात्मक स्थानांतरण। और यदि पहले का ज्ञान जो कुछ हमने सीखा है वो हमारी हेल्प करता है कुछ नया सीखने में, तो वो होता है हमारा सकारात्मक स्थानांतरण। और यदि हम कोई चीज़ें अभी जो जैसे सीख रहे हैं, जैसे पहले हमने कुछ ये मीडिया एक कह ले जर्नलिज्म सीख लिया हमने, मान लो, यानी कि जो मीडिया में काम करते हैं तो जर्नलिज्म हमने सीख लिया, उसके बाद हम संगीत सीखने जाते हैं, तो क्या जो जर्नलिज्म है संगीत में कहीं काम आएगा या उसका कुछ बाधा डालेगा? नहीं डालेगा, ना तो उसका कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा ना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो उस तरह का जब उस पर कोई प्रभाव ना पड़े पहले ज्ञान का तो उसको बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट होते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा कर देता है, यानी कि उसको इग्नोर कर देता है, तो पियाजे ने इसको क्या कहा है? इसको कहा जाता है केंद्रीकरण। क्या कहा जाता है? केंद्रीकरण, सेंट्रेशन बोलते हैं इसको। तो ये अगर आप इसको पढ़ेंगे, जैसे जो हमारी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक की मानी गई है पियाजे के अनुसार, जब आप इसको पियाजे की जो चारों अवस्थाओं को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके इस तरह के जो क्वेश्चन है वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो पहले आपको ये पूरी थ्योरी है वो ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, और अभी तो एग्जाम है तो सर पे तो आपने कर ही लिया होगा, तो उस हिसाब से आप देखते चलिए आपके कितने ठीक हो रहे हैं नेक्स्ट पिछले एग्जाम से। तो इसका आंसर रहेगा केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते, इसका निहितार्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बनता है कि यहाँ पे अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव है, यानी कि जो हम सीखते हैं कुछ हमारी लिमिटेशंस होती हैं, प्रत्येक जीवों की लिमिटेशंस होती हैं, उन चीज़ों का लिमिटेशन का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। बाकी ऑप्शन देखें तो उपर्युक्त पुनर्बलन की कमी है, यानी कि पुनर्बलन की तो कमी कैसे हो सकती है? यदि मछली अगर उड़ना चाहती हैं और उसको पुनर्बलन नहीं मिला, जस्ट इसी वजह से नहीं उड़ पाई। पुनर्बलन क्या होता है? उसको एक तरह से प्रोत्साहन नहीं मिला, इनाम नहीं मिला, शाबाशी नहीं मिली, इन चीज़ों की वजह से तो मछली उड़ना ये सीख नहीं पाती, ये कहना तो गलत बात है। उल्लू तैर नहीं पाते, या फिर उसमें अनुभव की कमी होती है, मछली के पास उड़ने का अनुभव कम होता है, ये कहना भी गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। इन जीवों में सुस्ती होती है। क्या मछली आलसी होती है, सुस्त होती है, क्या इसलिए नहीं उड़ पाती? तो ये ऑप्शन क्या है? कट जाएंगे। साथ में एक ही ऑप्शन बचेगा, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24। सेल्डन के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? देखो, सेल्डन के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या है, सेल्डन जी जो थे उन्होंने पर्सनैलिटी के ऊपर थ्योरी दी थी, और पर्सनैलिटी पे, व्यक्तित्व के ऊपर जो थ्योरी दी थी, उसने अपने जो सिद्धांत है उसको 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से थे? इसका था एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, यानी इन 3 भागों में बांटा गया था। जो बाकी बचा एस्थोमॉर्फी, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया, और सेल्डन जी ने इसका कोई अपने क्लासिफिकेशन में वर्णन नहीं किया था। तो इसका आंसर रहेगा एस्थोमॉर्फिक, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो ये बाकी तीनों का उसने वर्णन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है, यानी कि बच्चे जो वर्ग बनाते हैं, समूह बनाते हैं, अपनी कौन सी अवस्था में आके, किस एज में आके वो समूह बनाने लग जाते हैं दूसरे बच्चों के साथ में? तो ये था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। अभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की होती है? 7 से लेकर 11 वर्ष के दौरान जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, उन्हीं में से ये एक है, तीसरी अवस्था है। तो इसमें बच्चे क्या हैं, दूसरे बच्चों के साथ अपने जो साथी बच्चे होते हैं, पीयर समूह है, पीयर ग्रुप के साथ एक समूह बनाने लगते हैं, उनके साथ रहना, समूह में रहना पसंद करते हैं। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26। अगली जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में ना, इसमें 4 चीज़ों के बारे में वर्णन किया जाता है: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। चौथा वन कौन सा है? मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन चौथा है तो इसका यानी कि 4 में से प्रिपरेशन कहीं इसका वर्णन नहीं होता। तो इसका आंसर जो नहीं का उत्तर रहेगा वो हमारा रहेगा तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये 27। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? यानी कि अगर कोई चीज़ें हैं एक व्यक्ति के सामने से, अगर आंखों के सामने से हटा ली जाए तो उसके दिमाग से भी वो चीज़ हट जाएगी। तो कौन सी स्टेज में होता है? आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक संवेदीगामक अवस्था, आरंभिक किशोरावस्था, किशोरावस्था। देखो, किशोरावस्था तो एक तरह की बड़े बच्चों की एज हो गई, और तो बड़े बच्चों में तो ये होता है जब भी हम कोई किसी चीज़ वस्तु को देख लेते हैं तो भले ही अगर वो हमारे सामने से फिर हटा ली जाए, हमारे दिमाग में उसका फोटो रहता है। तो किशोरावस्था और आरंभिक किशोरावस्था इसके ऑप्शन नहीं रहेंगे, ये इसके ऑप्शन डायरेक्ट कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। बात रहा आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी बच्चा इस हद तक बड़ा हो जाता है कि किस चीज़ को देखकर उसका फोटो दिमाग में बनाने लग जाता है। लेकिन जो संक्रियात्मक अवस्था होती है, आरंभिक जो संवेदी गामक अवस्था होती है, यानी कि ये जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है, और इसमें भी आरंभिक की बात की गई है। जब यानी कि बच्चा जब 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का होता है, तब उसमें क्या होता है कि अगर किसी बच्चे के सामने कोई खिलौना रखा है और उसको हम किसी कपड़े से ढक देते हैं, तो जैसे ही हम कपड़े से ढकेंगे उस खिलौने को, तो बच्चे को ये लगेगा कि वो चीज़ है, वो चीज़ का अब कोई महत्व नहीं है, वो चीज़ कहीं गायब हो गई है। तो जैसे उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं रहेगी, अगर हमने कपड़ा ढक दिया तो उसके दिमाग से भी वो चीज़ गायब हो जाती है, क्योंकि उस एज में 2 महीने का, 3 महीने का बच्चा जो अपने दिमाग में वो प्रतिमाएं नहीं बना पाता उन चीज़ों की। तो इसलिए जो आरंभिक संवेदी गामक अवस्था है, ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 28 कहता है कि मेयर एम सोलोवे के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संपर्क में शामिल नहीं होती?
इसका जो राइट आंसर रहेगा संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन रहेगा। कैसे? जो जॉन मेयर, सोलोवी और जॉन मेयर थे, इन्होंने जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो दिया था, सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को उसने 5 भागों में बांटा था आगे। उसमें पहला था सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इसका पहला आता था। दूसरा इसमें आता है मैनेजिंग इमोशंस, और तीसरा आता है सेल्फ मोटिवेशन। तीसरा क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। चौथा है सिंपैथी विद अदर्स, और पांचवा आता था गुड रिलेशन यानी कि आत्म चेतना, संवेगों का प्रबंधन दूसरा। तीसरा आत्म अभिप्रेरणा, चौथा दूसरों से सहानुभूति, और पांचवा आता मधुर संबंध। और इन्हीं के अंतर्गत जो पहले 3 हैं वो समझ, प्रत्यक्षण और प्रबंधन, तीनों इन्हीं के तहत आ जाते हैं। जो चौथा है रचना, इसका वर्णन कहीं सोलोवी और जॉन मेयर ने नहीं किया है। आप जब इस सिद्धांत को पूरी तरह से पढ़ोगे डिटेल में तो आपको पता लगेगा कि इन तीनों का वर्णन किस तरह से उन्होंने किया है, और रचना इसका पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर जो रहेगा, जो रचना आएगा, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? जो ब्रूनर जी ने सिद्धांत दिया था, इसने कोग्निटिव डेवलपमेंट पर दिया था, यानी कि ज्ञानात्मक विकास पर अपना सिद्धांत दिया था। और उसने ज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई थी वो 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 3। इसमें आता है पहली इनएक्टिव। कौन सी आता है? इनएक्टिव स्टेज आती है। दूसरी आती है आइकॉनिक। कौन सी? पहली इनएक्टिव आ गई, उसके बाद आती है हमारी आइकॉनिक, फिर आती है हमारी पहली इनएक्टिव, दूसरी आइकॉनिक, तीसरी थी सिंबॉलिक। और जो ये एक्रिलिक स्टेज है ये इसके अंतर्गत नहीं आती। केवल 3 स्टेजेस के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक्रिलिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। अगला क्वेश्चन है कि जो वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? इसमें हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 3 ऑप्शन है, लेवल ऑफ पोटेंशियल ये डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट और जोन ऑफ प्रोक्सिबल डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या है? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट हम देखेंगे। एक्चुअल डेवलपमेंट होता क्या है? इसमें बोलते हैं हमारा वास्तविक विकास का स्तर, यानी कि जब बच्चा कोई कार्य करता है और बिना किसी की सहायता के करता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक विकास स्तर, विकासात्मक स्तर। और लेकिन जब बच्चा कोई कार्य कर रहा है और वो कार्य के करने के दौरान किसी की सहायता ले रहा है तो उसको बोलते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का स्तर। और जो इन दोनों के बीच की अवस्था होती है, जो संभावित विकास का स्तर है और जो वास्तविक विकास का स्तर है, इन दोनों के बीच की अवस्था को बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। और इसका जो आंसर रहेगा, इसको ZPD ही इसका आंसर रहेगा, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसके साथ आज की जो साइकोलॉजी का पोर्शन है कंप्लीट होता है। कल मैं आपके लिए जो डिजीज से रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊँगा, शॉर्ट वीडियो, ये 5-7 मिनट की होगी, और उसमें आपको 1 नंबर गारंटेड मिलेगा। यानी कि वो डिजीज से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो पक्का आपका मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई तब भी अपने विचार प्रकट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।